मेरी जेठानी रोज रात को मेरे कमरे के बाहर बैठ जाती। वो हमेशा मुझ पर नजर रखती थी। एक दिन मैं घर पर नहीं थी, अपने मायके गई हुई थी, जब उसने मुझे एक तस्वीर भेजी जिसको देखकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि उसमें तो मेरी जेठानी और मेरा पति। मेरा नाम अमीशा है। मैं अपने खानदान की इकलौती बेटी थी। मेरे बाबा बहुत ही अमीर आदमी थे। मैं अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एक रोहन नाम के लड़के को बहुत पसंद करती थी। पहले हम दोनों में दोस्ती हुई और उसके बाद मोहब्बत, और हमने शादी करने का फैसला कर लिया। मुझे जॉइंट फैमिली में रहने से बहुत नफरत थी और मैं हमेशा ये दुआ करती थी कि जहाँ भी मेरी शादी हो वो जॉइंट फैमिली ना हो। पर मेरी किस्मत में शायद यही लिखा था कि जिस चीज़ से मैं भागना चाहती थी वही मेरे सामने आ गई। रोहन ने बताया कि वो एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहता है और कम से कम भी 3 साल तक वो इस सिस्टम से अलग नहीं हो सकता। मुझे 3 साल भी अभी से ही 3 सदियां लगने लगी थी, लेकिन मैं रोहन से मोहब्बत करती थी। सिर्फ इस वजह से मैं उसे छोड़ नहीं सकती थी, इसलिए मैंने रोहन से शादी कर ली और मैं उसके घर चली आई। मैं उसके घर वालों से मिली। उसकी फैमिली में उसका एक बड़ा भाई और उसकी पत्नी राशि थे, और रोहन के मम्मी पापा भी उसी घर में रहते थे। इसके अलावा उसकी एक छोटी बहन भी थी जिसकी उम्र 14 साल होगी। देखने में तो ये लोग बहुत अच्छे लग रहे थे। मेरे सास ससुर भी अच्छे इंसान मालूम होते थे, और मेरी छोटी ननंद तो जैसे बिल्कुल ही छोटे बच्चों जैसी थी। उसको तो मैं इतनी पसंद आई कि वो मेरा हाथ ही नहीं छोड़ती थी। वही मुझे मेरे कमरे में बैठाने आई थी, और साथ ही मेरी जेठानी राशि भी थी, जो बहुत ही गंभीर मिजाज की मालूम हो रही थी, क्योंकि वो बहुत चुप चुप लग रही थी। पर उसने अचानक एक अजीब हरकत की। उसने मेरी ननंद को किसी बहाने से कमरे से भेज दिया और मेरे करीब आकर बैठ गई। मुझसे बातें करने लगी। देखो अमीशा, तुम इतनी सजी धजी बैठी हो, लग तो तुम बहुत अच्छी रही हो। लेकिन राशि ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। वो कुछ कहना चाह रही थी लेकिन कह नहीं पा रही थी शायद, लेकिन मुझे किसी अनहोनी का एहसास हुआ। मैंने घूंघट पलटकर अपनी जेठानी की तरफ देखा। वो मुझे अजीब नज़रों से देख रही थी। न जाने क्यों मुझे महसूस हो रहा था कि मेरा अच्छा लगना उसे अच्छा नहीं लगा है। फिर भी मैंने उसे अपना वहम समझकर झटक दिया। शादी के पहले दिन ही मैं अपने दिल में अपने ससुराली रिश्तेदारों के बारे में संदेह नहीं पालना चाहती थी, लेकिन कुछ नहीं छोड़ो। राशि ने फिर मुझे उलझन में डालकर कह दिया, ऐसा कहकर नहीं भाभी, बताए ना आखिर क्या बात है? क्या आप कुछ कहना चाह रही हैं? तो खुलकर कहें। मैंने राशि से कहा, कहना तो मैं बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन मुझे खौफ है कि तुम मेरी बातों का गलत मतलब ना ले लो। राशि ने अजीब से अंदाज में कहा, नहीं भाभी, मैं आपकी किसी बात का गलत मतलब नहीं लूंगी। आप जो कहना चाहती हैं आराम से कहें। मुझे कुछ शक सा हुआ कि आखिर वो क्या बात करना चाहती है। मैं जानना चाहती थी कि हो सकता है ये बात मेरे हक में अच्छी साबित हो। तुम खामखा मुझसे नाराज हो जाओगी। मैं जो भी कहना चाहती हूँ तुम्हारे भले के लिए ही कहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें इस घर में कोई मसला ना हो, और मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें अपनी बहन जैसी समझती हूँ, लेकिन शायद तुम मेरी बात को गलत मतलब में ले लो। इसी खौफ से मैं कह नहीं पा रही हूँ। राशि ने कहा, मैंने आपसे कहा ना, मैं आपकी बात का गलत मतलब नहीं लूंगी। आप जो भी कहना चाहती हैं खुलकर कहें। मैंने फिर कहा, असल में मैं इस घर के मिजाज तौर तरीकों को भली भांति जानती हूँ, क्योंकि मैं इतने सालों से इनके साथ रह रही हूँ। तुम इतना सज धज के बैठी हुई हो, जबकि रोहन को सादगी पसंद है। ये इतना सारा मेकअप और ये भारी कपड़े बिल्कुल भी नहीं पसंद है। वो तो मुझे और अपनी बहन को भी टोक दिया करता है कि औरतें सादा कपड़ों में अच्छी लगती हैं। उसकी पसंद को मद्देनजर रखते हुए मैं तुमसे ये बात करना चाह रही थी ताकि वो तुमसे खुश हो जाए। राशि ने कहा तो मुझे हैरानी हुई। मेरी रोहन से इस विषय पर कभी कोई बात नहीं हुई थी। मैं यूनिवर्सिटी में सादा से कपड़ों में जाती थी, इसलिए शायद उसे अच्छी लगी। मैंने सोचा कि शायद मेरी जेठानी सही कह रही है, क्योंकि मैं हमेशा सादा ही रहती थी और इसलिए रोहन ने मुझे पसंद किया। मैं दुल्हन के रूप में तैयार होकर बहुत खुश थी, लेकिन मेरी जेठानी ने मुझे कहा, देखो अमीशा, जो पति को अच्छा लगे औरत को वही करना चाहिए, इसलिए तुम ये कपड़े बदल डालो और मेकअप भी उतार कर कोई बारीक और हल्का सा कपड़ा पहन लो, जिसमें तुम भी आराम से रहो और रोहन भी तुम्हें देखकर परेशान ना हो जाए। राशि ने कहा तो मैंने ऐसा ही किया। रोहन के आने से पहले कपड़े भी बदल डाले और मेकअप भी उतार दिया। न जाने क्यों मुझे राशि की बात पर यकीन हो गया था। मैंने सोचा कि वो बरसों से इन सब के साथ रह रही है तो इन सब की पसंद नापसंद जानती होगी। जब रोहन कमरे में दाखिल हुआ तो उसने एक अजीब बात कह डाली, ये तुमने क्या कर दिया? मैंने तो तुम्हें दुल्हन के कपड़ों में गौर से देखा भी नहीं था और तुमने कपड़े बदल दिए।
अगर गर्मी का मौसम होता तो मैं खुद तुम्हें कहता कि बेशक ये कपड़े बदल लो, लेकिन मौसम भी ऐसा कोई गर्म नहीं है। अगर 1 घंटा तुम और उन्हीं कपड़ों में रहती और मैं तुमको एक नज़र देख लेता तो तुम्हारा क्या चला जाना था? ये तुमने क्या किया? तुमने तो हमारी पहली रात ही खराब कर डाली। मैं तो यही सोच कर आया था कि अपनी दुल्हन को देखूंगा, पर मेरी दुल्हन कहाँ है? तुम्हारे तो हाथों में चूड़ियां भी नहीं है। वो मुझे इस हाल में देखकर बुझ सा गया। मैं तो इतनी परेशान हो गई कि मुझसे कुछ बोला ही नहीं गया। उसका गुस्सा देखकर मैंने बोलने की हिम्मत की, इससे पहले कि मैं ये कहती कि तुम्हें तो ये सब पसंद है, कि रोहन मुझसे मुंह मोड़कर सो गया। मैं उसको जगा भी ना सकी और सोचती रही कि ये क्या हो गया। मैंने बात अपनी जेठानी से नहीं की और मुझे मौका भी नहीं मिला। हमारे खानदान में दावतें होने लगी और इस तरह मेरी शादी का शुरुआती वक्त गुजर गया। लेकिन पति पत्नी में दूरी आखिर कब तक रहती है। अगले दिन मैं खूब अच्छे से तैयार हुई तो रोहन मुझे देखकर खुश हो गया। मेरी बहुत तारीफ की और जो सोने की चूड़ियां वो मेरे लिए मुंह दिखाई में लाया था उसने मुझे पहना दी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरी जेठानी को हमारी शादी की कोई खुशी नहीं है, पर यह नॉर्मल था, क्योंकि ससुराल में लोग ऐसे ही होते हैं। इसलिए तो मैं ससुराल से भागती थी, क्योंकि अपनी दोस्तों और कजनों से ससुराल के बहुत से किस्से सुन चुकी थी। हमारी शादी को कुछ ही समय हुआ था, इसलिए रोहन ने काम से भी छुट्टियां ली हुई थी। हमने रात को एक साथ बैठकर फिल्म देखने का प्लान बनाया। हमने फिल्म लगाने के लिए टीवी ऑन किया, कमरे की लाइट चली गई। हमें बहुत मायूसी हुई कि आज तो हमने मूवी देखनी थी, लेकिन फिर मेरी नज़र अचानक बाहर की तरफ गई तो मैं हैरान रह गई कि बाकी सारे घर की लाइट थी, सिर्फ हमारे कमरे में ही बिजली नहीं आ रही थी। मैंने बात रोहन को बताई तो उसने कहा कि सर्किट में कोई मसला होगा। ये कहकर वो ये देखने के लिए चला गया, पर वो इस काम को करके 2 घंटे बाद वापस आया और साथ ही लाइट भी वापस आ गई। मैंने इससे सवाल किया कि आखिर इतना वक्त कहाँ लग गया, तो वो कहने लगा कि बिजली की तारों की समझ नहीं आ रही थी। खैर करते कराते काम हो गया और थोड़ा वक्त लग गया। रोज रात को मुझे ऐसा महसूस होता था कि जैसे मेरे कमरे के बाहर कोई मौजूद है और मुझे देख रहा है। एक दफा तो मुझे दरवाजे की आड़ से नीले रंग के कपड़े भी दिखाई दिए, जो कि किसी औरत के थे। अगले दिन मेरी जेठानी ने भी नीले रंग के कपड़े पहने हुए थे। मेरे साथ इस घर में कुछ बहुत ही अजीबो गरीब हरकतें हो रही थी। जब मैंने अपनी शादी के बाद पहली दफा खाना बनाया तो मुझे खीर बनाने का कहा गया। मुझे अच्छी तरह याद था कि मैंने खीर में चीनी ही डाली थी और मेरी आदत थी कि मैं खाना बनाते हुए खाना बार बार चखती थी। लेकिन जब मैंने वो खीर सबके सामने पेश की तो उसमें चीनी की जगह नमक था। रोहन ने भी मुझे ही डांटा। अमीशा, माना कि तुम्हें जॉइंट फैमिली में रहना पसंद नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हें कहा तो था कि मैं 2-3 साल तक तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। कम से कम 2-3 साल तो अच्छे से गुजारा कर लो। रोहन को ये हरकत बहुत बुरी लगी थी, जो मैंने की ही नहीं थी। मैंने रोहन से अपनी सफाई पेश की कि मैंने खीर में नमक नहीं डाला। अगर तुमने नमक नहीं डाला तो क्या किसी भूत ने आकर डाला है? वो नाराजगी से बोला। उसे अपनी बेइज्जती महसूस हो रही थी घर वालों के सामने, क्योंकि पहली बार उसकी पत्नी ने घर में कुछ बनाया और उसी में गड़बड़ हो गई। वो यही सोच रहा था कि मैंने ये जानबूझकर किया है, क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहना नहीं चाहती हूँ। मुझे खुद भी इस हवाले से बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। पता नहीं ये सब कैसे हो गया। खैर कुछ दिन यूं ही बेरुखी से गुजर गए, फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया। एक दिन मेरे ससुर ने मुझे अपने कपड़े इस्त्री करने को दिए। मैंने अच्छे से कपड़े इस्त्री करके उनको वापस कर दिए और थोड़ी देर बाद मेरे ससुर की आवाज़ आई। कहने लगे कि इनकी कमीज जली हुई है। मैं तो हैरान व परेशान रह गई, क्योंकि मैंने उनकी कमीज नहीं जलाई थी। उन्होंने मुझे डांटा तो नहीं, लेकिन उनका मूड खराब हो गया, क्योंकि वो जल्दी में किसी दोस्त के बेटे की शादी में जा रहे थे और उनको देर हो गई। अमीशा, क्या तुम्हें कोई काम ठीक से करना नहीं आता, या तुम जानबूझकर ये सब हरकतें कर रही हो? रोहन फिर से बिफर गया। मैं परेशान हो गई। अब अपनी सफाई में कहती भी तो क्या, आगे से किसी ने मानना ही नहीं था। इसी तरह मैं इस घर में जो भी काम करती, मैं वो काम बिल्कुल ठीक करती थी, लेकिन कुछ ही देर बाद मुझे बताया जाता था कि ये काम खराब हो चुका है। समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। एक तो पहले ही मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहने के खिलाफ थी, और फिर मेरे साथ ये सब अजीबो गरीब हो रहा था। शादी को अभी 10 दिन ही हुए थे और 10 दिनों में ही मेरे ससुराल वालों की नज़रों में मुझसे इतनी सारी गलती हो गई थी। लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे बुलाया और बताया। उन्होंने हमारे लिए टिकट खरीदे हैं और वो हमें घूमने भेजना चाहते हैं। मुझे ये बात सुनकर बहुत खुशी हुई। मेरी जेठानी भी वही बैठी थी। उसने भी सबके सामने ये कहा कि बहुत अच्छी बात है, यही तो दिन होते हैं घूमने फिरने के। पर जिस दिन हम लोगों ने घर से निकलना था, उसी दिन सुबह सुबह एक वावेला हो गया।
जब मेरी आंख खुली तो मैंने शोर सुना। मेरी ननद सीढ़ियों से गिर गई थी। सब उसके आसपास खड़े थे। वो नीम बेहोश थी और कुछ कहना चाह रही थी। उसने मेरी तरफ इशारा किया और कहा, भाभी। सब लोग ये समझे कि वो कहना चाहती है कि मुझे भाभी ने सीढ़ियों से धक्का दिया है। उसके बाद मेरी ननद बेहोश हो गई और उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा कि वो कोमा में चली गई है और अब कब कोमा से वापस आएगी कोई भी नहीं बता सकता। बैठे बैठे घर का माहौल खराब हो गया और सब मेरी ननद के लिए परेशान हो गए। आखिर वो सबसे छोटी थी और सबकी लाडली थी। सबने मुझे ही कसूरवार ठहराया और मेरी फैमिली को भी बुला लिया और उनसे सवाल किया कि जब से ये लड़की इस घर में आई है इसने एक काम भी ठीक से नहीं किया और इसने हमारी बेटी के साथ ये सब कर दिया। इससे पूछे आखिर ये चाहती क्या है। रोहन भी चुप था और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इसकी खामोशी की वजह क्या है। वो अपनी बहन की वजह से परेशान था। उसने तो मेरे हक में या मेरे खिलाफ भी एक शब्द तक ना बोला। मेरे बाबा को भी गुस्सा आ गया और वो मुझे अपने साथ ले गए। जिस रात मैं अपने घर आई उसी रात मुझे अपने फोन पर एक तस्वीर प्राप्त हुई जिसे देखकर न सिर्फ मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई बल्कि मेरा सर चकराने लगा। मैं उसी टाइम अपने ससुराल भागी क्योंकि बात ही ऐसी थी। मैंने अपने घर वालों को नहीं जगाया। मैं किसी को कुछ नहीं बताना चाहती थी। रात का 1 बज रहा था जब मैं चोरी छुपे घर से निकली। रास्ता सुनसान था और सर्दी बहुत ज्यादा थी। मैंने शॉल को सही तरीके से ओढ़ा और रिक्शे की तलाश में इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। काफी दूर चलने के बाद मुझे एक रिक्शा नजर आया मगर रिक्शा ड्राइवर सो रहा था। मैंने अपना मोबाइल रिक्शा की साइड पर मारते हुए उसे जगाना चाहा। रिक्शा वाला आंखें मलता हुआ उठा। जी, कहाँ जाना है? रिक्शा वाले ने सवाल करते हुए मुझे अजीब सी नजरों से देखा तो मुझे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ। मैंने खुद को कोसा कि रात के इस पहर मुझे तन्हा बगैर किसी को बताए घर से नहीं निकलना चाहिए था। लेकिन जो कुछ भी मैंने इस तस्वीर में देखा था उसके बाद मेरा दिमाग चकरा चुका था। मैं जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहती थी और सबका भांडा फोड़ना चाहती थी। मैं रिक्शे में सवार हो गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। लंबी यात्रा के बाद मेरा घर आ गया। मैं फौरन घर की तरफ भागी तो रिक्शा वाले ने पीछे से पुकारा, बहन जी पैसे तो देती जाओ। रिक्शे वाले ने कहा तो मुझे होश आया। मैं इतने गुस्से और उलझन में थी कि ये भी याद न था कि उसे पैसे भी देना है। मैंने पैसे निकाल कर उसे दिए और अंदर की तरफ दौड़ लगा दी। मेरा गुस्से से बुरा हाल था। जो मंजर उस तस्वीर में मैंने देखा था वो मेरे लिए काबिले बर्दाश्त हरगिज नहीं था। मेरा खून खोल रहा था और मुझे लग रहा था कि मेरे दिमाग की नसें फट जाएंगी। गुस्से से मैंने दरवाजा खटखटाया और जैसे ही दरवाजा खुला तो सामने मेरा छोटा देवर था जो रात के इस पहर भी जाग रहा था और मुझे देखकर हैरान हो गया। इससे पहले कि वो मुझसे कुछ पूछता मैं अपने कमरे की तरफ भाग उठी। मैंने गुस्से से दरवाजा खोला तो देखा कि मेरा पति रोहन सो रहा था। मैंने उसे झिंझोड़ कर जगाया और कहा, तो ये था तुम्हारा प्लान? तुम मुझे घर से निकाल कर ये सब करना चाहते थे? आखिर तुम ये सब कैसे कर सकते हो? तुम एक बेवफा इंसान हो। वो नींद में बोला था। अपनी आंखें मलता हुआ परेशानी से उठा। उसने ना समझी वाले अंदाज में मेरी तरफ देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कह रही हूँ। तुमने मुझे जानबूझकर घर से निकाला है। तुम्हारी भाभी राशि के साथ चक्कर चल रहा है ना, और इसीलिए तुमने मुझे निकाला। मैंने गुस्से से कहा तो वो बोला, क्या बकवास कर रही हो? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, होश में तो हो? तुम जानती हो कि क्या कह रही हो और किसके बारे में कह रही हो? उसने गुस्से से कहा। मेरी चीखें सुनकर घर के सब लोग वहां जमा हो गए। मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, ये सच है और ये रहा सबूत। मैंने मोबाइल की स्क्रीन उसके सामने करके उसे तस्वीर दिखानी चाही, लेकिन तस्वीर थी ही नहीं, वो तो डिलीट हो चुकी थी मेरे व्हाट्सएप से। राशि मगरमच्छ के आंसू बहाने लगी और रोने लगी। देखो रोहन, तुम्हारी पत्नी मुझ पर कितना बड़ा इल्जाम लगा रही है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इसकी सोच इतनी गिरी हुई होगी। मैं तुम्हारी बड़ी भाभी हूँ और तुम्हारी माँ जैसी हूँ, लेकिन तुम्हारी पत्नी के दिमाग में इस रिश्ते को लेकर इतनी नफरत भर जाएगी मैंने सोचा भी नहीं था। राशि रोने लगी। रोहन, अपनी पत्नी की जुबान को लगाम दो। ये मेरी पत्नी पर और तुम पर इतना घटिया इल्जाम कैसे लगा सकती है? राशि के पति ने कहा। मेरा दिमाग पूरी तरह घूम रहा था। मेरी शादी को सिर्फ 1 महीना हुआ था और मैं एक दिमागी मरीज बनकर रह गई थी। मैंने सबके सामने रोहन से कह दिया कि मुझे तलाक दे दे। शादी को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है और तुम ऐसी बातें कर रही हो। तुम वो अमीशा तो नहीं लग रही जिससे मैंने मोहब्बत की थी। अफसोस हो रहा है मुझे तुम्हारी सोच पर और अपने चुनाव पर। रोहन ने गुस्से से कहा। अफसोस तो मुझे हो रहा है कि मैंने तुम जैसे घटिया इंसान पर अंधा विश्वास किया। मैंने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। सब और ज्यादा हैरान हुए कि 1 महीने की शादी के बाद ही दुल्हन ने तलाक का कह दिया। आखिर ये हो क्या रहा है? रोहन ने सबको वहां से जाने का कहा।
वो मुझसे तन्हाई में बात करना चाहता था। अमीशा, क्यों अपना और मेरा तमाशा बना रही हो? तुम पहले ही मेरी इज्जत इस घर में काफी खराब कर चुकी हो अपने कारनामों की वजह से, और आज तुमने अजीब बात कर दी है। रोहन ने कहा। अब वो थोड़ा आराम से बोला। मुझे एक तस्वीर मिली थी जिसमें मेरी जेठानी मेरे कमरे में मेरे कपड़े पहनकर तुम्हारे सिरहाने बैठी थी। मेरी बात सुनकर रोहन ने सर पकड़ लिया। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो आराम से सो रहा था। और किसने तुम्हें ऐसी तस्वीर भेजी? मुझे एक अनजान नंबर से ये तस्वीरें भेजी किसी ने। मैंने कहा। मैं उससे इस बात पर बहस करने लगी तो अचानक रोहन की नजर किसी चीज पर पड़ी। उसने देखा उसके तकिए के पास एक झुमका पड़ा था और ये राशि का था। रोहन तुरंत समझ गया कि मैं झूठ नहीं बोल रही। इतने में रोहन को डॉक्टर की कॉल आई और डॉक्टर ने कहा कि इसकी बहन को होश आ गया है। जब सब अस्पताल पहुंचे तो मेरी ननंद ने सबको एक अजीब बात बताई। उसने बताया कि वो राशि के कमरे के सामने से गुजर रही थी कि उसने राशि और राशि की बहन नैना की बातें सुन ली थी। भाई, राशि भाभी और उनकी बहन नैना कह रही थी कि वो आपकी और अमीशा भाभी की तलाक करवाना चाहती है ताकि राशि भाभी आपकी शादी अपनी बहन नैना से करवा दे। और जब राशि भाभी ने देख लिया कि मैंने ये बातें सुन ली है तो इन्होंने मुझे सीढ़ियों से धक्का दे दिया। मैं बेहोश होने से पहले भाभी को ये बात बताना चाहती थी कि उनके साथ कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। मेरी ननंद ने सबको सच बता दिया और सब हैरान रह गए। मेरे जेठ ने भी ये सारी बातें सुनी। वो एक सीधा साधा इंसान था, सारे मामलात में खामोश रहता था, पर आज जैसे कि उसकी आंखें और जुबान दोनों खुल गई थी। उसने घर जाते ही राशि को ये सारी बातें याद दिलाई और उससे रातों रात तलाक ले ली। राशि सबको श्राप देती हुई निकली कि कोई भी आदमी इस घर में खुश नहीं रहेगा, इस घर पर कहर बरसेगा। लेकिन दरअसल वही इस घर का सबसे बड़ा कहर थी जो आज टल गया था। मैं भी घर वापस आ गई और मेरी ननंद भी। मेरी सास ससुर ने मेरे जेठ की शादी एक ऐसी औरत से करवा दी जो पहले से विधवा थी। वो औरत बहुत नेक और पाकीज़ा थी। उसके कदम इस घर में आ गए तो जैसे खुशहाली आ गई और राशि की सारी नाहुसत गायब हो गई। 1 महीने बाद हम सब घर वालों ने सैर पर जाने का प्लान बनाया। सबने मुझसे माफ़ी मांगी और मैंने सबको माफ़ कर दिया। अब यही लोग मेरी फैमिली है और मैं हमेशा इन्हीं के साथ रहना चाहती हूँ। मुझे जॉइंट फैमिली अच्छी लगने लगी है। मैं समझ गई हूँ कि जहाँ फैमिली जॉइंट होती है वहाँ रिश्ते भी जॉइंट होते हैं। सच कहते हैं कि जो इंसान दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही उसमें गिर जाता है। राशि मेरे लिए गड्ढा खोद रही थी लेकिन खुद ही उसमें गिर गई। फिर सुनने में आया कि उसकी छोटी बहन नैना की शादी हो गई, लेकिन उसका पति उस पर जुल्म करता है। मैं सोच रही थी कि ये जो औरत किसी और की बहन का बुरा चाह रही थी, यानी कि मेरा, सिर्फ इसलिए कि वो अपनी बहन को जगह देना चाहती थी। आज उसकी अपनी बहन के साथ बुरा सलूक हो रहा था। अगर राशि मेरे साथ अच्छा करती तो आज वो खुद भी खुश होती इस घर में और उसकी बहन भी अपने ससुराल में खुश होती। लेकिन बुरे का अंजाम बुरा ही होता है। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने? आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।